रहीम के दिमाग में सबसे पहले चार्ली को चेतावनी देने का ख्याल आया। दुर्भाग्य से चार्ली के पास फोन नहीं था। रहीम घबराकर परेशान हो गया। उसी वक्त सिगेल हेलीकॉप्टर में बैठ चुकी थी और चार्ली स्टेशन की तरफ पैदल जा रहा था। तभी चार्ली का बॉयफ्रेंड गाड़ी चलाते हुए वहाँ से गुजरा। चार्ली को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये उसके बॉयफ्रेंड के साथ आखिरी मुलाकात होने वाली है। इधर सिगेल ने फोन उठाया। दूसरी तरफ कैथरीन की घबराई हुई आवाज थी। ये सुनते ही सिगेल के होश उड़ गए। उसी समय नताशा समुद्र किनारे एक रेस्टोरेंट में पहुंची। उसने कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड से अकेले में बात करना चाहती है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो उससे ब्रेकअप करने आई थी, लेकिन बॉयफ्रेंड ने उससे कहा कि थोड़ी देर इंतजार करे। नताशा समुद्र किनारे चली गई और हवा महसूस करने लगी। उधर चार्ली अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। वो अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी को रोकना चाहती थी, मगर उसकी आवाज वहां तक पहुंची ही नहीं। घबराकर वो पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ पड़ी। ये औरत समुद्र के किनारे खड़ी धूप सेंक रही होती है, लेकिन अगले ही पल उसके सिर के ऊपर अचानक समुद्री चीलों का एक बड़ा झुंड मंडराने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई अनदेखा सिग्नल मिल गया हो, क्योंकि वे सब एक साथ बहुत तेजी से उस इलाके को छोड़कर भागने लगती हैं। नताशा को जैसे ही होश आता है, वह सामने फैले समुद्र की तरफ देखती है और उसी पल उसे एक बहुत बड़े खतरे की आहट महसूस होती है। बिना एक सेकंड गंवाए वह पूरी ताकत से दौड़ पड़ती है। उसी समय पास के रेस्टोरेंट में बैठे लोग भी यह सब देख लेते हैं और पल भर में हर कोई बेकाबू होकर जान बचाने के लिए ऐसे भागता है जैसे सिर पर मौत सवार हो। थोड़ी ही देर में नताशा को उसका बॉयफ्रेंड दिख जाता है। उसे लगता है कि अब वह उसे अपने साथ लेकर भागेगा, लेकिन अगले ही पल साफ हो जाता है कि वह गलत सोच रही थी। अपनी जान बचाने के लिए वह बेरहमी से कार स्टार्ट करता है और बिना पीछे देखे वहां से निकल जाता है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड की जरा भी परवाह नहीं होती। नताशा तेज तूफानी हवा के बीच किसी तरह अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घबराहट में वह फोन निकालकर सिगेल को कॉल करती है, लेकिन उसी वक्त सिगेल दूसरी तरफ चार्ली की जान बचाने में लगा होता है। ऐसी तबाही के सामने कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। अब बस एक ही रास्ता था, जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना, वरना दोनों की मौत तय थी। सिगेल का फोन नहीं उठता और नताशा पूरी तरह टूट जाती है। मजबूर होकर वह सिगेल के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है। जैसे ही उसकी आवाज खत्म होती है, करीब 10 मीटर ऊंची एक विशाल लहर उसकी तरफ टूट पड़ती है। उधर उसी समय सिगेल और चार्ली हेलीकॉप्टर में बैठ चुके होते हैं। जैसे ही लहर उन्हें निगलने ही वाली होती है, हेलीकॉप्टर वक्त रहते हवा में उठ जाता है। बस एक पल में ही सुनामी सब कुछ तबाह कर देती है। घर लौटने के बाद सिगेल बार बार नताशा का वॉइस मैसेज सुनती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। ऐसा नहीं कि उसे दुख नहीं है, बल्कि उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। इधर चार्ली भी अपने बॉयफ्रेंड को खोने के बाद उसी दर्द से गुजर रही होती है। कुछ ही समय बाद मेडिकल एक्सपर्ट सेसिल एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है। वह बताती है कि जापान के समुद्री इलाके से शुरू होकर म्यूटेटेड लॉबस्टर अब दुनिया के हर समुद्र में फैल चुके हैं। सेसिल का मानना होता है कि यह सब किसी इंसानी हरकत की वजह से हुआ है। धरती की करीब 40% आबादी समुद्र के किनारे रहती है और अगर केकड़ों के झुंड इसी तरह जमीन पर चढ़ाई करते रहे तो इंसानियत को इतिहास का सबसे बड़ा पलायन करना पड़ेगा। इस हालात को रोकने के लिए सेसिल कुछ करने का फैसला करती है। उसी रात वह खुद सिगेल से संपर्क करती है और अपने मन की सारी बातें खुलकर रखती है। वह कहती है कि हाल के दिनों में जो कुछ भी हो रहा है उसे अब साइंस से समझाया ही नहीं जा सकता। पहले लॉबस्टर का मछुआरों के जाल में फंसना एक तरह से मजबूरी थी, लेकिन अब केकड़ों की फौज का इंसानों पर हमला करना पूरी तरह एक्टिव अटैक है। ये किसी भी तरह से नेचुरल